ओके, गुड आफ्टरनून। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 एसए 700 सीरीज। एक बार के लिए एसए 700 में हम देखते हैं कितने स्टैंडर्ड थे हमारे पास। टोटल 6 थे, पढ़ने के लिए 5 हैं। ठीक है, पहला एसए 700 फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस। फिर 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एसए 705 मॉडिफिकेशन। 706 ईएमपी ओएमपी। 710 कोरोस्पेंडिंग फिगर्स या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। 701 हमने कल स्टार्ट कर लिया था। दोबारा से आज फिर से मैं बड़ा धीरे करवाने वाला हूँ ऐसे 700 को, बड़ा ही आराम से, ये सोच के कि आज ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना आप लोग। उसका एक रीजन ये है कि ऐसे 700 के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते ही हैं और लैंग्वेज आप देख रहे थे थोड़ी याद करने वाली थी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। ऐसे 700 का स्कोप क्या था? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिपोर्ट इश्यू करनी है, और दूसरा था फॉर्म एंड कंटेंट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताता है। ऐसे 700 का स्कोप दो चीजें बताता है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की? इश्यू द ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे 700, और दूसरा स्कोप फॉर्म एंड कंटेंट, फॉर्म एंड ओपिनियन नहीं, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। ऑब्जेक्टिव भी यही दो थे कि ऑडिटर को क्या करना है। एक तो फॉर्म, ओपिनियन फॉर्म करना है। ओपिनियन कौन से आ सकते हैं? अनक्वालिफाइड यानी कि क्लीन ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन, और दूसरा उसको रिटर्न रिपोर्ट में इश्यू करनी है ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव में ओपिनियन और दूसरा रिटर्न रिपोर्ट। तीसरा था मीनिंग ऑफ जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क। जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क, जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा अगर बाय चांस जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क, तो आपको यही वर्ड याद रखना है, टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। जर्नल पर्पस से याद रखना है कि जर्नली सभी के काम में आ सके, जर्नली सभी के काम में आ सके। तो मीट द कॉमन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क यानी कि यूजर्स के लिए जो नीड में आ सके। इसके अंदर दो थे, एफपीएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मेन क्रक्स तो ये था ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दिखाने हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट था कि ये एफआरएफ आपको बताएगा, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन पहले तो ये बताएंगे कि इसको आपने कंप्लायंस भी करना है, दैट रिक्वायर द कंप्लायंसमेंट। ठीक है, कंप्लायंस आपको करना है। दूसरा, मैनेजमेंट को आपने बताना है कि अगर एफआरएफ के बियॉन्ड जाके भी अगर आपको कोई काम करना पड़े, रिस्पॉन्सिबल आप हो, मतलब अगर वो जरूरी है, या फिर आपको किसी एसए से डिपार्ट करना पड़े फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, यानी कि ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी रह सकते हो। दूसरा था कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपके पास था वही पहला कि रिक्वायरमेंट कंप्लायंस करनी है क्या की? सारे एफआरएफ की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। और दूसरा, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्नॉलेज नहीं करेगा, ना बियॉन्ड वाला ना डिपार्ट वाला। उसके बाद था फॉर्मिंग एंड ओपिनियन। सबसे पहला पॉइंट है एज पर एसए 700 ऑडिटर शेल फॉर्म एंड ओपिनियन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा आपको देखना है कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि गलतियां तो नहीं है उसमें। तीसरा आपको देखना है क्या एफआरएफ को प्रॉपर डिस्क्राइब या डिस्क्लोज किया है कि नहीं। चौथा आपके पास है कि आपने सफिशिएंट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं और अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल तो नहीं। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा एफआरएफ के लिए? सबसे पहला, कंपनी ने क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई, क्या वो पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट जो रीजनेबल हैं या नहीं है, जो एफएस की इंफॉर्मेशन आपके पास है वो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। और पांचवा पॉइंट हम छोड़ रहे थे, सिक्स्थ पॉइंट, जो टर्मिनोलॉजीज आप रिपोर्ट में एफएस में इश्यू कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल, यूजर्स जो है उसको अंडरस्टैंड या एप्रोप्रिएट तरीके से समझ सकते हैं कि नहीं। उसके बाद था व्हेन एफएस, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपने एफएस तैयार की है तो आपको क्या करना पड़ता था? ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखनी पड़ती थी और उसके कंटेंट या फिर रिलेटेड नोट्स या ट्रांजैक्शन सब कुछ फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। फॉर्म एंड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जब सब ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन, दो इश्यूज थे, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, ए पॉइंट है, यानी कि एफएस आर नॉट फ्री फ्रॉम रॉन्ग, एफएस आर नॉट, या फिर एसए नॉट ऑब्टेन, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एसए। तो दो ही केसेस में आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते थे। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन से दो ओपिनियन है? एफएस
FSR नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, और दूसरा ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एसए। अब आप देख रहे थे यहाँ पे हमने टेबल बनाया था कि एसए 705 में मॉडिफाई ओपिनियन में क्या क्या चीजें थी। तो पहला था कि मॉडिफाइड ओपिनियन का बेसिस वही नॉट फ्री फ्रॉम रोमम, उसके इंपैक्ट अगर मटेरियल है तो क्यूओ क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, अगर उसके इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स एओ दे दो। अगर एसए ऑब्टेन नहीं कर पाए और उसके इंपैक्ट मटेरियल है तो क्यूओ क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डीओ, यानी कि जहां पे मटेरियल आ जाए सिर्फ तो क्यूओ, फिर आपने एम प्लस पी आ जाए तो अगर तो अनएबल टू ऑब्टेन एसए है यानी कि मोस्ट डेंजरस डीओ, अदरवाइज एओ। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था ऑडिटर की रिपोर्ट एज पर द एसेज, ठीक है, उसके एलिमेंट्स बताने थे आपको, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहला था आपके पास टाइटल, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ये टाइटल होता है। जब भी आपको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है स्टार्टिंग में ये लिखना है। दूसरा एड्रेस की, किसको दे रहे हो। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी तो आएगा टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट होगी तो आएगा सीएजी, नॉर्मल होगी तो मेंबर्स। तीसरा है ऑडिटर का ओपिनियन, कह रहे हैं ऑडिटर के ओपिनियन देना तीसरे में आपको। तो आप अगर रिपोर्ट आगे देखोगे 2-3 पेजेस के बाद आपको पता चल जाएगा तीसरे में ऑडिटर्स का ओपिनियन आ रहा था, जिसमें एंटिटी के बारे में बताना है, कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट ये बताना है, किस पीरियड की है ये बताना है, हमने ऑडिटेड की, वी हैव ऑडिटेड ये बताना है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज भी चेक की, नोट्स टू अकाउंट्स ये सब चेक किए ये बताना है। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है, ठीक है, तो आपको ये बता देना कि ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद था चौथा एलिमेंट, पहला एलिमेंट था आपके पास फर्स्ट एलिमेंट टाइटल, सेकंड एड्रेस, तीसरा ऑडिटर्स का ओपिनियन, और फोर्थ बेसिस फॉर ओपिनियन की जो आपने ऊपर ओपिनियन दिया है क्वालिफाइड चाहे अनक्वालिफाइड, उसका बेसिस बताना है कि आपने एसए के अकॉर्डिंग काम किया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और आप इंडिपेंडेंट थे और सारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आईसीआई बताता है उसको कंप्लीट कर रहे थे और आपने एसएई ऑब्टेन कर लिए। देन बीओपी की ये क्या है, बेसिस ऑफ ओपिनियन की मतलब बेसिस रिक्वायरमेंट्स वगैरह एसए के अकॉर्डिंग किया। पॉइंट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबल थे। पॉइंट नंबर 3 एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करी एज पर आईसीआई, और फोर्थ आपने एसए ऑब्टेन कर लिए ताकि आप प्रोवाइड कर सको बेसिस फॉर ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन अगर पेश करना है तो एसए तो ऑब्टेन करने चाहिए। 4 एलिमेंट हो गए। 5वां एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट आपके पास है गोइंग कंसर्न, भी आपको बताना है, मतलब कंपनी जिसकी आप ऑडिट करने गए कि क्या वो सच में आगे भी चलती चली जाएगी, आपको अपनी रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। कितना खतरनाक पॉइंट है, 570 के साथ लिंक है। 570 में आया था ना कि ऑडिट रिपोर्ट में बताना होता था आपको, तो यहाँ पे ये आ गया। तो यानी कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो तो गोइंग कंसर्न का डेटा आप ले लोगे मैनेजमेंट से, उसी के बेस को थोड़ा सा चेक करके आप बता दोगे, अपनी रिपोर्ट में लिख दोगे कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं। वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द एसए 570। 570 होता था, ठीक है। 6th है कैम। सर हम इस पॉइंट्स को बीच बीच में से याद रख सकते हैं, मैंने ये कल भी बताया था, नहीं रख सकते सीरियल वाइज, जितने एलिमेंट है उतने सीरियल वाइज। तो 6th एलिमेंट ऐसे ही याद रखने। तो कौन सा है, कैम, लिख लो कैम, ऐसे लगता है इसके ऊपर 701 701 फॉर ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जर्नल पर्पस एफएस ऑफ लिस्टेड कंपनी। कंप्लीट सेट ऑफ जर्नल पर्पस एफएस ऑफ लिस्टेड कंपनी यानी कि सारा का सारा कंसोलिडेशंस। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट कैम एज पर द एसए 700। बहुत ही बढ़िया है। तो पहले पॉइंट को लिखो, पहले पॉइंट को लिख दो कैम एज पर एसए 701, बिल्कुल ठीक है जी। कैम एज पर एसए 701 है। वेयर ऑडिटर इज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, सर्कल करो, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, और डिसाइड द कैम इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शैल डू सो। ठीक है, ऑडिटर शैल डू सो। अगर कोई लॉ या रेगुलेशन आपको कहता है, कंपनीज एक्ट कह रहा है, सेबी बोल रहा है, कोई भी लॉ और रिक्वायरमेंट बोला है, लॉ एंड कोई भी रेगुलेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग कैम इशू कर देना। 6वें पॉइंट में क्या आया, कैम इशू करना है एज पर एसए 701। लॉ और रेगुलेशन अगर आपको कोई बोल रहा है तो भी कैम इशू कर देना। 6 एलिमेंट्स हो गए। 7th है हेडिंग। ये हेडिंग मतलब समझाने के लिए है, ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखोगे हेडिंग, ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ हेडिंग डाल दोगे। क्या हेडिंग डाल दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अपने पेज 2-3 पेज टर्न करो, ठीक है, मैं भी आ रहा हूं वहां पे, एक सेकेंड।
मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड। एक सेकंड दे दो मुझे। धन्यवाद। तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया, देखो ऑडिट रिपोर्ट में ना, मैं यही वाली ऑडिट रिपोर्ट थी ना, देखो पेज 128 वाली, तो मैं इसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट को नंबर 1, ठीक है, एड्रेसी को नंबर 2, जो ये ओपिनियन था ना रिपोर्ट, ओपिनियन दिख रहा है आपको ये वाला, इसको नंबर 3 दे दिया था। यही होता है मेन, और कुछ नहीं है। यही इसी ओपिनियन में दिखा होगा कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। फोर्थ ओपिनियन अभी आपने क्या पढ़ा था, फोर्थ एलिमेंट बेसिस, देखो है पढ़ा बेसिस। अब देखते हैं बेसिस में आप लोगों ने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी, एज पर एसए ऑब्टेन कर लिए, ऐसा कुछ। देखो वी कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, सर्कल करो अकॉर्डेंस विद एसए, तो यानी कि आपको रिपोर्ट में भी यही डालना पड़ता है। एंड एज स्पेसिफाइड बाय सेक्शन दिस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा पॉइंट था रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दो स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब दिस, ठीक है। वी आर इंडिपेंडेंट था वहां पे, तीसरा इंडिपेंडेंट और एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखो है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट भी है, कोड ऑफ एथिक्स भी है, और इशूड बाय आईसीए भी है। सर आप तो सही पढ़ा रहे थे, हाँ जी। और उसके बाद है वी, लास्ट लाइन, वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन द एसए, इसको मैं यहाँ से लिंक करवाता हूँ, ये आपके पास आ गया था। देन ये चारों पॉइंट। पांचवा आपके पास था गोइंग कंसर्न। अब मैं रिपोर्ट देखता हूँ गोइंग कंसर्न के, यहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं है, ठीक है, तो आया नहीं होगा। वहां पे लिखा हुआ था ना वेयर एप्लीकेबल, इस वजह से यहाँ पे नहीं आया होगा, अदरवाइज इसके बाद आएगा, ठीक है, बीओपी के बाद आएगा। मेरे को लगता है मैंने रिपोर्ट कोई और तो नहीं खोल ली, कौन से पेज नंबर पे, ठीक है। चलो ये मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट बना दी, ईएमपी ओएमपी को भी बना दी ना, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास पैराग्राफ कौन सा आ रहा था आपके पास, गोइंग कंसर्न, तो आप गोइंग कंसर्न को ना ऐड करो बीओपी के बाद। बीओपी को चौथा नंबर डाला था ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पांचवा गोइंग कंसर्न, बस हेडिंग डाल दो ईएमपी के कहीं साइड पे। चलो जी, अब आ जाओ की ऑडिट मैटर। देखो की ऑडिट मैटर्स हैं, बिल्कुल हैं पड़े। यहाँ पे ईएमपी क्या होता है कि अगर ऐसे 706 के अकॉर्डिंग अगर वो ईएमपी देना पड़ जाए ना, तो आप की ऑडिट मैटर से फिर पहले दे देते होते हो, लेकिन वहां पे हमारे पास आया था, देखो ईएमपी है, क्योंकि ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है ये ऐसा। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट 7th पॉइंट क्यों है या कैम 6 पॉइंट क्यों है, क्योंकि जो ईएमपी और ओएमपी देते हैं ना, वो सिचुएशन बेस्ड होता है कि अगर ईएमपी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, कोई ऐसा मैटर निकलता है जिसके ऊपर एम्फेसाइज डालना है, मतलब वेयर एप्लीकेबल आ जाता है वहां पे, इसलिए आप उसको ईएमपी को ऑडिट रिपोर्ट में डाल लो ना डालो आपकी मर्जी है, अगर होगा तो डाल देना, अदरवाइज नहीं। तो ये जो हमने एलिमेंट चल रहे हैं, ये वो एलिमेंट है जो पक्का डालनी है, ये वो एलिमेंट है जो पक्का डालने हैं, अदरवाइज ईएमपी वाला पक्का नहीं डालना होता। इसलिए यहाँ पे ईएमपी मैंने तो डाल दिया, ये मान के अगर हुआ तो, ठीक है। गोइंग कंसर्न आ जाएगा, यहाँ पे रह गया गोइंग कंसर्न, मुझसे रह गया, गोइंग कंसर्न पक्का ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान के चलना गोइंग कंसर्न आ जाएगा, जैसे एलिमेंट दिए हुए हैं आप उस सीरीज में बस याद रख लेना। फिर उसके बाद केएमपी आ गया, और उसके बाद आ गया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखो क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, और इसको लिख दो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले पॉइंट को लर्न, ये यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट कटिंग की है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, इसको आपने रट्टा मारना है, पेपर में सीधा सीधा यही पॉइंट आ जाता है, और लिख दो ई। एग्जाम में कई बार आ चुका है ये कि ऑडिटर रिपोर्ट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। यानी कि आप देख लो, आप अपना डिस्क्लेमर दे रहे हो कि ऑडिटर रिपोर्ट दे रहे हो मैनेजमेंट वालों को ही, मेंबर को, कि ये वाले जो 4-5 पॉइंट बताएंगे ना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ऐसे 210 में भी पढ़ा था, एफएस बनाने की जिम्मेवारी, इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पे भी वही पॉइंट आएंगे, दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट कह रहा है मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, क्या एफएस प्रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, किसकी,
मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी किसकी? मैनेजमेंट की। एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, आपने मुझे रिपोर्ट में तो बोल दिया 5वें पॉइंट पे कि गोइंग कंसर्न डालो, लेकिन मैं गोइंग कंसर्न पहचानूंगा नहीं। गोइंग कंसर्न एबिलिटी पहचानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। मैं तो सिर्फ देख लूंगा, मेरे को डेटा दे दो, उसके अकॉर्डिंग जज करूंगा। और ट्रू एंड फेयर व्यू को अचीव कर रहे हो कि नहीं, वो भी सबसे पहले एफएस आपको बनाना है। आपको एफएस बनाना है एफआरएफ के अकॉर्डिंग। अगर एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया तो ट्रू एंड फेयर होगा। मुझे तो लास्ट में इंडिपेंडेंट लेवल पे चेक करना है। तो 4 मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको रट्टा मारना है हमने, कुछ भी हो जाए ये चारों भूलने नहीं है। पहला, प्रिपेयर द एफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। प्रिपेयर द एफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। इंटरनल कंट्रोल, वो रिलायबल है कि नहीं, वो आपकी। तीसरा, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, उसकी आइडेंटिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? और चौथा, प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। हम तो उसके बाद चेक करेंगे, वो है ही है इंडिपेंडेंसी से, एथिकल रिक्वायरमेंट से। तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तेरी, इसको लिखो तेरी। और उसके बाद आएंगी मेरी, तेरी मेरी। प्रेम कहानी नहीं है ये, तेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले तेरी फिर मेरी, क्योंकि अपन इंडियंस है ना, पहले आप, इसलिए पहले तेरा पहले मेरा बाद में मेरा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना समझ आए ऊपर वाले लिख देना। देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी सारी हैं। आईसीआई में अगर आप ये कंटेंट देखोगे, आप कहोगे छोड़ ही दो, तो यहाँ पे सब पहले समझ लो 15, 16, 18 पॉइंट्स थे, मैंने इनको 12 किए। 15, 16 4 लाइनों के थे, मैंने इसको क्रक्स एक लाइन में डाला। तो सर ऐसे तो हमें नंबर ही नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको वो 16 पॉइंट मैंने दिखा दिए, वो 2 पेजेस में कवर हो रहे थे, 3 पेजेस में, आप कहोगे रहने ही दो। उससे अच्छा है ना कि कम से कम कीवर्ड्स तो याद रहें। और दूसरी बात है, पेपर में आता होता है। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी भी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आएंगे? सबसे पहला तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हाँ, मेरे को उस ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन डालना है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अपनी सामने वाले की तो डाल दी, अपनी भी तो डालो। ऑडिट रिपोर्ट शैल इंडिकेट अ सेक्शन, सर्कल कर दो, इंक्लूड अ सेक्शन, क्या? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो अब ऑडिट रिपोर्ट में है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी भी है, तेरी हमने जो पढ़ ली, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आगे, दिस सेक्शन शैल स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि मेरे को एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना था कि फ्री फ्रॉम रोमम है कि नहीं, और इशू करनी थी ऑडिट रिपोर्ट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इंश्योर करने की कि एफएस आपकी फ्री फ्रॉम रोमम है, और दूसरा ऑडिट रिपोर्ट मुझे इशू करनी है ओपिनियन के साथ। तभी तो मैंने ओपिनियन ऊपर डाला था। यानी कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना? कौन सा एस्से बता रहा है? एस्से 700, उसका फॉर्मेट बता रहा है। तो कह रहे हैं साथ साथ अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऑडिट रिपोर्ट में भी पुट कर देना। तीसरा, दिस सेक्शन शैल स्टेट द रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, एमसीक्यू नहीं सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स। ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। सी 3rd पॉइंट ई डाल दो। कह रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन बताओ। कहते हैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है बट नॉट अ गारंटी, नॉट अ एब्सोल्यूट। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस के कह रहे हैं कि आपका रीजनेबल एश्योरेंस है, ठीक है, वो क्या है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है बट नॉट अ गारंटी, नॉट अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी। एक, मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन यानी कि हेडिंग पुट करना है। तो सेक्शन देखो मैंने ऑडिट रिपोर्ट में देखो पुट किया, कर दिया, पुट कर दिया ना। दूसरा मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, फ्री फ्रॉम रोमम है, और ओपिनियन पेश करना है। मैं देखता हूं मैंने ओपिनियन पेश किया, ये कर दिया, नीचे नीचे ये देखो ये ओपिनियन पेश कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि हाई लेवल की डेफिनेशन बता दी कि रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल है लेकिन नॉट अ गारंटी। चौथा, दिस सेक्शन आल्सो स्टेट द मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, दे कुड बी रीजनेबली expected to influence the economic decision of users। ये मटेरियल की डेफिनेशन होती है। मटेरियल कोई चीज होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है। 5वां, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ एफएस वेदर ऑडिटर एक्सरसाइज द प्रोफेशन। तो 5वें पॉइंट के साइड पे लिखो प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसे दोस्तों, क्या आपने वो अप्लाई किया कि नहीं किया? तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे कहीं पे आया हुआ है, देखना उसने लिखा है ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आर ऑब्जेक्टिव
ऑब्टेन द रीजनेबल आ गया जी, रीजनेबल। एफएस फ्री फ्रॉम रोमम आ गया 2, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर आ गया 3, ऑडिटर रिपोर्ट इन ओपिनियन आ गया 4। पता लग गया 2 लाइनों में 4 पॉइंट कवर हो गए। रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ये आ गया 5वां, और अकॉर्डेंस विद द एसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट इट विल एग्जिस्ट, मिसस्टेटमेंट में भी मटेरियल इफ दे रीजनेबली आ गया 4, 6वां सॉरी। आपको पता चल गया ना, लिंक्ड है। यानी कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसी के पॉइंट उठा के उन्होंने एक प्रोविजन बना दिए। एम आई राइट? और उसके बाद 5वां पॉइंट है प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। 6 पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम ऑफ द एफएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव, यानी कि ऐसे 330 रिस्पॉन्स 330 में आता था। ठीक है जी, चलो आगे। obtain the understanding of internal control relevant to audit, डिजाइन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। इसके बाद ये लिख लो 6 पॉइंट को लिख लो रिस्पॉन्स, 6 पॉइंट को लिख लो रिस्पॉन्स टू रोमम लिख लो, रिस्पॉन्स टू रोमम। 7th पॉइंट को लिखो इंटरनल कंट्रोल एप्रोप्रिएट और नोट। सर ऐसे 200 है ना 5th पॉइंट? हाँ जी, ऐसे 200, 5th पॉइंट ऐसे 200, और ये लिखो इंटरनल कंट्रोल एप्रोप्रिएट। 7 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 8, इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस आएगा तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, रीजनेबलनेस आएगा तो अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो लिख दो अकाउंटिंग पॉलिसीज कोमा एस्टिमेट्स। ठीक है जी, आगे 9th आपको देखना है जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशंस यूज की, पहचानी, वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस, गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, तो 9th पॉइंट को लिखो गोइंग कंसर्न। 9th पॉइंट गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, मतलब कि जो आपने गोइंग कंसर्न की असम्पशन पहचानी एप्रोप्रिएट है कि नहीं। 10th जॉइंट ऑडिट एसए, 299 गुड। तो जॉइंट ऑडिट के केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनेंगी, ठीक है। 11th कम्युनिकेट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करना, 11th पॉइंट कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। और लास्ट में कैम, कैम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तो होती है, बिल्कुल पता है, तभी तो हमने डाली थी ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये 12 पॉइंट याद रह देंगे, बीच बीच में से याद कर सकते हैं, कर सकते हो। एलिमेंट्स बीच में से नहीं याद कर सकते, ये 12 पॉइंट तो कुछ भी याद कर लो। 12 पॉइंट में से कोई 5-6 तो देखो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। रीजनेबल एश्योरेंस फ्री फ्रॉम रोमम, सेक्शन इंक्लूड करने, प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग ऑडिट करनी है, रिस्पॉन्स टू फ्रॉड एरर या रोमम, इंटरनल कंट्रोल, गोइंग कंसर्न की जो असम्पशन मैनेजमेंट ने लगाई एप्रोप्रिएट है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं। की ऑडिट मैटर्स को भी पुट करना है मैंने। जॉइंट ऑडिट के केस में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, और 7-8 पॉइंट तो आपको हो ही गई। थोड़ा बहुत सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना, ऑडिटर शैल दिस। चलो जी आगे, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये देखना पॉइंट नंबर 9 आ रहा है। पॉइंट नंबर 9, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल इसकी होती है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड रिपोर्टिंग, याद है फ्रॉड रिपोर्टिंग आ रही थी, लिमिट क्या थी 1 करोड़। फ्रॉड रिपोर्टिंग 1 करोड़ वाले, बस इतना ही करना है अपन इसमें, और कुछ नहीं करना। कह रहे हैं कोई अगर लॉ या रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट वालों ने बताया था, तो लॉ और रेगुलेशन को लिख दो। फॉर एग्जांपल कंपनीज ऑडिट, कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट नहीं तो बताया था फ्रॉड रिपोर्टिंग 1 करोड़ की करनी है, तो ये आपकी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी कि सर अगर फ्रॉड हुआ 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो मुझे पहले तो सीजी वगैरह बीओडी को बताना था, वो तो प्रोसीजर था, साथ ही साथ में मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डालना पड़ेगा। सेक्शन नंबर कौन से में, 9th में, देखो यहाँ पे अदर मैटर्स में। अदर मैटर्स में, और यहाँ पे ये देखो ये नीचे आ गया रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये कौन से मैटर्स आ जाएंगे जो ऊपर नहीं आए होंगे। ये क्या कोई फिक्स बताए हैं, नहीं, इन्होंने बताया लॉ या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद 10th सिग्नेचर, ठीक है, लास्ट में साइन भी कर देना। चलो जी कर देंगे। प्लेस
ऑफ सिग्नेचर, यानी कि चंडीगढ़ कर देंगे डेट 12 निकल के आए। ये अब इतने मुझसे मत पूछना कि ये क्या करना है, ठीक है, बस ये रख लेना कि रखने होते हैं। जल्दी से एक बार के लिए अपन एलिमेंट्स याद करेंगे सीरियल वाइज। यस, पहला टाइटल, दूसरा एड्रेस, तीसरा ओपिनियन। 12 में से सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ओपिनियन। वही तो है ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, क्लीन या मॉडिफाइड है कि नहीं। फोर्थ बेसिस फॉर ओपिनियन, यानी कि आपने ओपिनियन दिया उसका रीजन बता दो। पांचवा गोइंग कंसर्न, पांचवा क्या था? गोइंग कंसर्न। सिक्स कैम, सिक्स का कैम। सेवंथ तेरी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आठवां मेरी। नाइन्थ अदर। 10th में सिग्नेचर प्लेस डेट, सिग्नेचर प्लेस डेट। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ थोड़ा फास्ट वे में, ठीक है। पहला टाइटल, सेकंड एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, कैम, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर प्लेस डेट। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन लास्ट टॉपिक है, देखो शायद सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन वही एक्स्ट्रा या कुछ अलग आपको चाहिए। इफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द ऑडिटेड एफएस बट नॉट रिक्वायर्ड बाय एफआर। कह रहे हैं जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्री है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा? वेदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ऑडिटेड एफएस। मैं तो सीधा बोल दूंगा मैं इसकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की ऑडिट नहीं कर रहा, आपने मुझे एफएस दिया था, उसके नोट्स दिए थे, मैं उसकी ऑडिट कर रहा हूँ। कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसकी ऑडिट मैं नहीं कर रहा, मैं पहले ये डिफरेंशिएट करके चलूंगा ताकि कल को आप मुझे ना पकड़ो। दूसरा, इफ नॉट आस्क मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ अनऑडिटेड। कह रहे हैं अगर आपको नहीं लग रहा, ठीक है, हमको बोल देना चेंज कर दो। मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है तो वो सीधा बोल देगा कि ये अनऑडिटेड है। मतलब अगर आपको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को ऑडिट करना है तो आप अपना देख लेना, नहीं करना तो मैनेजमेंट को बोल के चेंज करवाओ या कुछ भी है। अपने आप को डिस्क्लेमर दे देना कि हमने सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की ऑडिट नहीं की, वी हैव ऑडिटेड द एफएस। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चन है पेपर में। स्टेट एनी 6 एलिमेंट, यानी कि पेपर में आ चुके हैं। एनी 6 लिखे हुए हैं, देखो लास्ट वालों पे मत जाना, वो टेक्निकल नहीं बनेंगे, ठीक है। कुछ भी 6 लिख देना जिसमें ना मैनेजमेंट एक ओपिनियन सेक्शन पक्का आ जाए और मैनेजमेंट या ऑडिटर की थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पक्का आ जाए। बाकी तो ऊपर वाले लिख देना कोई भी, फिर थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ टाइटल नहीं। वैसे इन्होंने पूछा तो एलिमेंट्स है, पर जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 2 पॉइंट लिख देना, ऑडिटर की है तो 2 लिख देना, क्योंकि मार्क्स ये वाला क्वेश्चन ना आपको ऐसा है कि सारा आता होगा। उससे अच्छा है कि कम के चक्कर में मत करना, ज्यादा के चक्कर में मार्क्स सिक्योर कर लेना। अदरवाइज कई क्वेश्चन निकलेंगे जो आते भी नहीं होंगे। तो जो आते हैं, ज्यादा आते हैं, कम नंबर का है तो ज्यादा लपेटेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ऑडिट का पेपर पूरा हो जाता होता है। आगे आपके पास है व्हेन डज ऑडिटर इशू अनक्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाट डज इट इंडिकेट। देखा जाए तो क्वालिफाइड ओपिनियन का अपोजिट लिख दो। क्वालिफाइड ओपिनियन के 2 अपोजिट क्या थे, वहां पे था मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ लिख दो कि व्हेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि फ्री फ्रॉम रोमम। इसका आंसर लिख लो यहाँ पे, पहला एफएस। हाँ जी, मैं तभी तो बोलता हूँ मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। एफएस फ्री फ्रॉम रोमम है। पॉइंट नंबर 2, एससी हैव बीन ऑब्टेन्ड, एससी हैव बीन ऑब्टेन्ड। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं, मेन तो अभी लिखने हैं। एफएस इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ है ना। और 4th पॉइंट बिल्कुल भाई, एफएस प्रोवाइड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दैट इज अचीव ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट इज अचीव ट्रू एंड फेयर व्यू। बस यही लिख देना। एक वर्ड और आ जाएगा, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। स्टेट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट विद इलस्ट्रेशन ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। ध्यान से अब देखो यहाँ पे लिखो पहले, नहीं हाँ नहीं, बेसिस थोड़ी ओपिनियन दिया हुआ है, लिखो पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ। लर्न द लैंग्वेज
ओपिनियन पैराग्राफ, यस, इसकी आपको इसमें से थर्ड वाला एलिमेंट यस 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 थर्ड वाला पैराग्राफ, उसकी लैंग्वेज रट्टा मारनी है। देखो कहाँ से, उससे पॉइंट्स है ना, ये आपको लिखना है, वी हैव ऑडिटेड, ये आपको याद रखना है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेट, सीधा मैं बैलेंस शीट में आ गया, वो रिपोर्ट पे ही आ गया, तो आपको ये याद रखना है। लिखो भी यहाँ पे ओपिनियन के साइड पे लर्न, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले नहीं बताया था ना मैंने, हाँ याद रखना है। देखो अब याद कैसे रखना है, वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ दिस कंपनी कंप्राइजेज द बैलेंस शीट, P&L फॉर द ईयर और कैश फ्लो और नोट्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हैं उसमें। ये तो आ गई वो डेटा जो ओपिनियन में ऊपर ऊपर वो 3-4 पॉइंट नहीं निकले आए थे। अब ये याद आपको ज्यादा रखना है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC gives the true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India and the state of affairs as on 31 March, फिर से in our opinion and to the best of the information and explanation given to us, the aforesaid financial statement of ABC gives the true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India and state of affairs as on as at, ठीक है, वी हैव ऑडिटेड इन आवर ओपिनियन, सॉरी इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड अफोर्सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द, ये शब्द मत भूल जाना प्लीज, यही तो ओपिनियन है। डन, इसी के साथ आपका ऐसे 700 खत्म होता है। जल्दी से ऐसे 700 की क्विक रिवीजन एक बार के लिए देखते हैं। ऐसे 700 की क्विक रिवीजन क्या है आपकी? ऐसे 700 में सबसे पहले क्या क्या था? फॉर्मिंग एंड ओपिनियन, ठीक है, और रिपोर्ट इशू करनी है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आ रहा था, कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क आ रहा था। इसके बाद एलिमेंट्स कुछ निकल के आ रहे थे एलिमेंट्स में, ठीक है, एड्रेसी, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस, गोइंग कंसर्न, कैम, तेरी, मेरी, अदर, प्ले, सिग्नेचर, प्लेस, डेट और सप्लीमेंट्री था, ठीक है। ओके, बाय बाय।